इस कहानी की शुरुआत बेनी से होती है। यहाँ एक ऑक्शन चल रहा था जहाँ शहर के सभी अमीरों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं हम साइरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी नई चोरी की प्लानिंग बना चुका था। ये ऑक्शन हो तो रहा बेनिस में, मगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रही थी। मतलब कि कुछ खरीदार बेनिस में थे तो कुछ खरीदार लंदन में थे। यहाँ हम साइरिस की टीम को देख पाते हैं जिसमें डेंटन, कैमिला, मैग्नेस, मुसिन, मिसून, ल्यूकस और खुद मास्टर माइंड साइरिस। इस ऑक्शन में काफी सारे कैमरास भी लगे हुए थे जिन्हें पुलिस मॉनिटर कर रही थी। इसमें एबी नाम की एक पुलिस वाली थी। वो पहले साइरिस को पकड़ने वाली थी लेकिन साइरिस उसकी नजरों से बच के निकल गया था। लेकिन इस बार एबी की पूरी टीम तैयार थी। जैसे ही साइरिस चोरी करेगा उसे नंगे हाथों वो पकड़ लेगी। इसी के साथ यहाँ ऑक्शन की शुरुआत होती है जिसमें पहले नंबर पर वैंकूवर की पेंटिंग आती है। उसकी बोली लगती है और वह 2 करोड़ की नीलामी तक बिक जाती है। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास और कीमती पेंटिंग की जो बनाया गया था एनेट नाम के बंदे ने। उसने अपने फेस पर मास्क पहन रखा था। पेंटिंग में 200 कैमरास होते हैं जो लाइव एक्शन कैप्चर करके एक एआई जनरेटर पोर्ट्रेट तैयार कर देते हैं। नीलामी शुरू होती है। वे 1.5 से 2 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ तक होते ही वहीं मिसून बटन दबाते हुए लिफ्ट बोलती है। तभी वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है और धमाके होने लगते हैं जिस कारण ऑक्शन में बैठे अमीर लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल जो 2.5 करोड़ की बोली थी वो खुद साइरिस ने लगाई थी और पैसों के लेन देन के लिए वो एनी को अपने साथ जाने को बोलता है और कहता है कि उसको पैसे वहीं पर दे देंगे और पेंटिंग वहीं से ही ले लेंगे। यहाँ एबी अपने सभी पुलिस वालों को उसके पीछे लगा देती है। वहीं साइरिस पुलिस वालों को चकमा देते हुए वे बेरियस को खड़ा करवा देते हैं जिस कारण पुलिस वाले ही रास्ते में अटक जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्राइवेट जहाज पर। यहाँ पैसे के लेन देन के बाद में रात को जमकर पार्टी करते हैं। वहीं एबी छानबीन करते समय उसको डेंटन दिखाई देता है जो साइरिस के टीम का ही मेंबर था। वो कैसे भी करके उस तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चोरों की असली हकीकत हमारे सामने आती है। दरअसल उन्होंने जब एनएफटी को चुराया था उसके बाद में ब्लैक मार्केट में उसके दाम बढ़ने लगे और वो 8 करोड़ तक पहुंच गए। जिसको एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पर ओनर का होना जरूरी था। साइरिस बताता है कि तुम समझ रहे हो हमने तुम्हें अगवा किया है मगर ब्लैक मार्केट में बढ़ी हुई रकम को हम आधा आधा हिस्से में बांट लेंगे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम जमकर पार्टी करो। वहीं दूसरी तरफ डेंटन को देख पाते हैं जो एबी के सवालों का जवाब उलट पुलट दे रहा था। एबी उससे गुस्से में कहती है हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ऊपर से तुम्हारे बैंक ओवर वाला कांड भी सामने आ जाएगा तो बेहतर होगा तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता डालो। डेंटन बोलता है इस वक्त साइरिस और उसकी टीम लंदन में ही मौजूद है, अगर उसको पकड़ना है तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ तक चलना होगा। इसके बाद में एबी लंदन में सीबीआई डिपार्टमेंट में पहुँच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक्सली ऑफिसर से होती है। वो बताते हैं कि हाल ही में मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन लार्ड जिसने पूरे के पूरे शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया, जिसके चलते उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे का रीजन मार्केट में आई उथल पुथल नहीं बल्कि शहर में आई उथल पुथल थी। उसने डैम का पानी शहर में फैला दिया और वहाँ पर बाढ़ आ गई जिस कारण काफी सारे मासूमों लोगों की जान चली गई। इस बार वो सेम टू सेम दूसरे शहर पर करने वाला है जिसमें वो लिवायथन नाम की एक और गैंग शामिल है और अगले आने वाले 2 महीनों में वो इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं और लिवायथन को पेमेंट होगा 10 टन सोने के रूप में। पेमेंट को रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एबी कहती है ये काम पुलिस वाले ही कर सकते हैं। जहाँ एक्सली बोलता है कि पुलिस वालों में इतना दिमाग कहाँ जो चोर की तरह सोच कर चोर को पकड़ ले और इसके लिए एक खास चोर की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें पता है। जिस पर एबी साफ साफ मना कर देती है नहीं नहीं नहीं। तब एक्सली बोलता है इसमें काफी सारे मासूम लोगों की जान जाएगी और हमें कैसे भी करके उनकी पेमेंट को रुकवाना होगा और रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके बाद एबी साइरिस के पास पहुंच जाती है जहां साइरिस यहां आने का रीजन पूछता है। एबी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी पड़ेगी, तुम्हें गोल्ड को चुराना होगा। अब नेक्स्ट डे साइरिस अपनी टीम के पास जाकर ये प्रपोजल रख देता है और बोलता है कि काम तो मुश्किल है मगर करना भी जरूरी है क्योंकि अगर ये पेमेंट हो गई तो काफी मासूम लोगों की जान चली जाएगी। इसके बाद सभी टीम के मेंबर उसके बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। सबसे पहले गोल्ड लॉर्ड्स के अड्डे से निकलेगा और इसके बाद ट्रक में लोड होगा, फिर स्काई क्रूज नाम की एक प्लेन से लोड होगा और वो प्लेन मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें उस गोल्ड को चुराना होगा। जिस पर लुसिन बताती है कि अगर वैसा ही दिखने वाला प्लेन तैयार कर ले तो जो रेडार सिग्नल पर सेम रेटिंग दे तो गोल्ड को चुराना आसान हो जाएगा। इसके बाद ये मोल्सन नाम के बंदे के पास पहुंच जाते हैं जो अपनी आलिशान प्लेन दिखाता है जिसे शहर में उड़ाने पर प्रतिबंध था क्योंकि उसके ऊपर और नीचे एलईडी ग्लासेस
सेंसर्स लगे हुए थे और वो आवाज तो इतना करती है, कहना ही क्या। वो मना कर देता है, जिस पर एबी उसे धमकाती है और अपना बेच दिखाते हुए कहती है कि पहली बात तो ये इस प्लेन को रखना ही इनलीगल है। इसके बाद में वो तैयार हो जाता है और अपने प्लेन को दिखाने लगता है। खैर अब प्लेन तो मिल चुका था, अब सबसे बड़ी चुनौती थी पीएसआई, यानी कि आसमान में दो प्लेन के होने के बावजूद सिर्फ एक का सिग्नल प्रोवाइड हो। जब इन दोनों प्लेन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी तो हेडक्वार्टर में दो प्लेन शो होंगे, इसलिए वहीं एक आदमी का होना जरूरी है। तभी एबी बताती है हाँ वो एक आदमी को जानती है जिसका नाम हैरी है, वो हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद में वो हैरी के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो वो उस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन साइरस उसे 10 लाख का बोलता है और जिसके लिए वो मान जाता है। अब पूरी प्लेन को मेकओवर किया जाता है ताकि वो दूसरे प्लेन की तरह ही लग सके। फिर पीएसआई बनाया जाता है, वो बिल्कुल बॉम्ब की तरह लग रहा था। एबी बोलती है कि इसे छोटे छोटे पार्ट में ले जाकर इसे प्लेन में असेंबल करे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। अब फाइनल डे आता है, सभी अपने गेटअप में तैयार हो गए थे। इन्होंने टिकट बुक करवा ली थी, कुछ बिजनेस क्लास में कुछ इकोनॉमी में। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ लॉर्ड ने अपने गुंडे भेज रखे थे और नीचे जा रहा था 10 टन सोना। अब मिसू ने सारे कैमरास को हैक कर लिया था। वहीं मैग्नेस ने इकोनॉमी के वॉशरूम में जाकर पीएसआई का आधे पार्ट रख दिए थे। तभी साइरस को पता चलता है कि उनका एक बंदा ल्यूकस प्लेन में चढ़ा ही नहीं। जब उसे फोन करता है वो कहता है कि वो इस काम में बहुत रिस्क है और वो ऐसा काम नहीं करना चाहता। अब आगे के काम एबी संभालती है, जिसके आधे पार्ट इकोनॉमी में रखे थे वो अपने बिजनेस वॉशरूम में ले जाती है। वो पीएसआई को असेंबल करने लगती है। तभी प्लेन हिलने से वो पीएसआई गिर जाता है और टूट जाता है। तभी गुंडे वहाँ बाहर आ जाते हैं जो वॉशरूम को यूज करना चाहते थे। तभी मौके पर साइरस वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर पीएसआई को ठीक करने लगते हैं। यहाँ वो गुंडे उन्हें बाहर आने को बोलता है। तब यहाँ वो दोनों सेक्स करने का नाटक करते हैं और फनी आवाज निकालते हैं। वहीं कैमिला पहुँच चुकी थी, वो पीएसआई को एक्टिव होने का वेट कर रही थी। वहीं हेडक्वार्टर में दो प्लेन शो हो रहे थे, जहाँ हैरी के पास में उसकी कलीग बोलती है कि हमें ये बात आगे बतानी चाहिए। हैरी बोलता है ये नॉर्मल ग्लिच होगा जो 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हैरी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और इतने में ही पीएसआई बन चुका था और टोक्यो अपने प्लेन को उस स्काई बोइंग के साथ कनेक्टिविटी कर देता है। अब रेडार में सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है। वहीं मैग्नेस नीचे वाली तिजोरी में पहुंच जाता है। वो अपने मशीन के साथ में उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है। तभी गुंडों को शक हो जाता है और वो सोने की तरफ जाने लगते हैं। तब साइरस गुंडों को रोकने के लिए वहाँ पर जबरदस्त फाइटिंग होती है। प्लेन में पायलट को लगता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब हैरी उन्हें कॉन्टेक्ट करके बताता है कि आगे मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए आपको पास के ही हवाई अड्डे पर लैंड करना होगा। ये बात सुनकर पायलट प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिया बहुत ही छोटा था और वहाँ लैंड करना सेफ नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस प्लेन को सेफ लैंड करवाने में और वो कामयाब हो जाता है। तभी टोक्यो भी उसके पीछे पीछे लैंड कर जाती है, मगर अब बात लार्ज तक पहुंच चुकी थी। वो उनको पकड़कर अपने अड्डे के पास लाने को बोलता है। इसी बीच मैग्नस साइरस से सॉरी बोलता है, वो वक्त पर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सभी टोक्यो में बैठकर यूरोप जाने लगते हैं लार्ज के पास गोल्ड की डिलीवरी करने के लिए। वहीं लार्ज के पास लिवाथन पहुंच जाती है, जो उस गोल्ड के बदले शहर में बाढ़ लाने वाली थी। लेकिन लिवाथन को पता चल गया था कि उनका प्लेन हाईजेक हो गया है और गोल्ड नहीं है उनके पास। लार्ज बता माल आप तक पहुंच जाएगा और हमें आज ही डील को फाइनल कर लेनी चाहिए। खैर अब पीएसआई भी टूट चुका था और रेडार पर टोक्यो वाला जहाज भी दिखने लगता है। अब उस पर गवर्नमेंट प्लेन आकर हमला करने लगते हैं। वो सभी काफी घबरा जाते हैं। तभी उनको एक आइडिया आता है। फिर तो प्लेन को उल्टा घुमा देती है और नीचे लिख देती है कि सिविलियंस मौजूद है। वो जेट वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जहाज सीधा लार्ज के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर वो सभी तहस नहस कर देता है और गोल्ड को देखकर लिवाथन कहती है कि इस गोल्ड को मैं लेके जाऊंगी और डील खत्म है। लार्ज को गुस्सा आ जाता है और लिवाथन को मार देता है। तब तक पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं, जिन्हें देख लार्ज बोलता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इन चोरों ने ही लिवाथन को मारा है और यही चोर डील कर रहे थे। तभी साइरस अपना दिमाग चलाता है और प्लेन पे जो एलईडी लगी हुई थी उस पर कैमरा भी लगा हुआ था, उसकी मदद से वो वीडियो को चला देता है, जिस कारण पुलिस वाले लार्ज को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस उसको ले जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आकर सारा गोल्ड जब्त कर लेती है और इन चोरों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब एक्चुअली की सच्चाई एबी के सामने आ जाती है। आसमान में उसने फाइटर जेट को बोल दिया था कि उन गुंडों वाले प्लेन को उड़ा दो। फिर एबी ये डिपार्टमेंट को छोड़ देती है और उन्होंने साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया था। अब हम देख पाते हैं कि मैग्नेस ने जब लॉक को तोड़ा था उस वक्त उसने असली सोना को नकली सोना में रिप्लेसमेंट कर दिया था। मतलब जो पुलिस को हाथ लगी वह सिर्फ लोहा था, असली गोल्ड तो उसी वक्त हवा से लैंड करवा दिया था और आज वो उसी गोल्ड को लेने गए थे और इसी गोल्ड के लिए वो प्लेन पर बंदा रुक
रुक गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।